राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर हरियाणा में उठा बवाल और सवाल थम नहीं रहा। विपक्ष अब लगातार एचपीएससी की भर्तियों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर के इनेलो और जेजेपी के नेता नौकरियों में बाहरी लोगों की भर्ती को हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय बता रहे हैं। पंचकुला में एचपीएससी कार्यालय के बाहर जेजेपी समेत तमाम सियासी दल और संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल एचपीएससी के अभ्यर्थी पंचकुला में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी धरना प्रदर्शन का जेजेपी समेत दूसरे राजनीतिक संगठनों ने समर्थन किया। इस विरोध प्रदर्शन में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला शामिल हुए और दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि एचपीएससी में कई पद खाली पड़े हैं। खाली पदों का खामियाजा ओबीसी और एससी के साथ ही भुगत रहे हैं। इससे 2 दिन पहले यानी कि 18 मई को इनेलो ने भी पंचकुला में ही एचपीएससी कार्यालय के बाहर बाहरी लोगों की भर्तियों को लेकर के प्रदर्शन किया था। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की भर्तियों में बाहरी लोगों को लगाया जा रहा है। अभय चौटाला ने भर्तियों में आरएसएस के लोगों को जगह देने का आरोप भी लगाया, यानी कि हरियाणा में नौकरी और भर्ती को लेकर के जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। अब कांग्रेस से लेकर के इनेलो और जेजेपी तमाम दल सरकार को घेरने में जुटे हैं। वहीं नायब सिंह सैनी लगातार विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी ये कह चुके हैं कि विपक्ष सिर्फ युवाओं के नाम पर राजनीति करता है, लेकिन अपने शासनकाल में युवाओं की स्थिति को वो भूल जाता है। पहले की सरकार में युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां तक नहीं मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार में मेरिट के आधार पर ही युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि युवाओं के नाम पर क्या सियासत हो रही है। बाहरी लोगों की भर्ती पर जो सवाल उठ रहा है वो कितना सही है, और एचपीएससी की भर्तियों पर ये जो सवाल है वो कब तक उठते रहेंगे। एचपीएससी को बार बार क्या निशाना बनाया जा रहा है और अलग अलग दल जो इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं, आज इसको समझेंगे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जेजेपी ने प्रदर्शन किया एचपीएससी कार्यालय के बाहर, जहां युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अपना समर्थन दिया। और इनेलो ने भी 2 दिन पहले इसी तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो किया था। और सीधे तौर पर आपने देखा था कि अभय चौटाला ने यह कहा था कि इसमें आरएसएस के जो लोग हैं उनको तरजीह दी जा रही है, हरियाणा के जो युवा हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है और ये युवाओं के साथ जो अन्याय है उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से भी ज्ञापन दिया गया था। आज जननायक जनता पार्टी की ओर से दिग्विजय चौटाला भी पहुंचे। उन्होंने भी एचपीएससी को लेकर के और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाए। हरियाणा के युवाओं के साथ ये सही नहीं हो रहा है, ये बात कही गई। के अंदर प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोग संगठित होकर के, लामबंद होकर के पॉलिटिकल पार्टियों की उस सीमा को पीछे छोड़ करके आज एचपीएससी, हरियाणा सरकार और आरएसएस की इस विचारधारा का विरोध करने के लिए यहां पर आए हैं, जिसमें बहुत सारे पदों को, 3500 से ज्यादा पदों को रिक्त रखा गया है और जिसमें 2200 से ज्यादा ओबीसी और एससी साथियों को खामियाजा झेलना पड़ा है। पहले तो हमारी पदों को खाली रखा जाता है और उसके बाद जो लगाए जाते हैं उसमें से भी मेजॉरिटी बाहर के लोग लगाए जाते हैं। आज एक बात का फैसला तो हमें जरूर करना होगा। अगर ये धरती हमारी है, यहां पर टैक्स पेयर्स के पैसे से ये इतने बड़े संस्थान हमारी पुरखों की मेहनत से बने हैं, उसके अंदर बाहर के लोग आकर के बैठकर राज नहीं कर सकते। हमें अपनी इंटेग्रिटी यानी अस्मिता की लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर हम इन छात्रों, अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, कदम ताल मिलाकर के खड़े हैं कि बीजेपी की और आरएसएस की इस गहरी सोच, एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली और बाहर के लोगों की हरियाणा में एंट्री के खिलाफ लामबंद। उम्मीद ऐसी है कि मैं और मेरे साथी 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के आज बैनर तले एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ इनजस्टिस होगा तो चौधरी देवीलाल की नीति, संघर्ष सदैव सक्षम के पद पर, चाहे 47 डिग्री का पारा हो, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और उसको अपनी नियति अंजाम तक पहुंचाएंगे। से पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भर्तियां हो रही है, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिना पर्ची और बिना खर्चे की है। किस तरह से हरियाणा से बाहर के लोगों को ला करके यहाँ भर्ती किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो पीएचडी है, जो नेट क्वालिफाई है, जो एमए एमफिल है, उनको तो चपरासी के पदों पे लगाया जा रहा है। और जो गस्टेड पोस्ट है वहाँ आरएसएस के लोगों को ला करके अलग अलग स्टेट से, ये जितने भी बाहरी हैं ये सारे आरएसएस कैडर के लोग हैं।
पहले इनको ट्रेंड किया जाता है, फिर इनको अलग अलग प्रदेशों में भेजकर भर्ती करके आरएसएस को कैसे बढ़ावा मिले कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए इनकी जिम्मेवारी लगाई जाती है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों ही दलों ने, चाहे कांग्रेस है और चाहे आईएनएलडी है, कभी भी मेरिट को प्राथमिकता नहीं दी। अगर ये लोग मेरिट को प्राथमिकता देते तो आज जो विश्वास युवाओं का बड़ा है, इनके समय में जो विश्वास गिरा था वो गिरता नहीं, वो विश्वास नहीं गिरता। माँ बाप का भी गिरा था, बच्चों का भी गिरा था, अभी पढ़ने थे नौकरी नहीं मिल रही। अब क्योंकि ये सिस्टम है, एचपीएससी का सिस्टम है और ये बाकायदा इसको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आप ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना चाह रहे हैं तो इसके अंदर तो फिर बाहर से भी अप्लाई करते हैं बच्चे, ओपन है, सब करते हैं अप्लाई। उसके अंदर ऐसा नहीं है, ये तो राजनीतिक स्टंट है इनका। अपनी तरफ तो ये देख नहीं रहे, ये तो हाजिरी लगवाते घूम रहे हैं। या तो गलती हो, गलती बताओ भाई, कोई गलती हो ना वो बताएं। हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, हमारे बच्चे पंजाब में लग रहे हैं, हमारे बच्चों में क्वालिटी है। हमारे बच्चे यूपीएससी के अंदर कितनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं जी, सभी जगह जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं बच्चे। इसी तरह से नौजवानों के साथ जो भारी धोखा हो रहा है, एचपीएससी के जो भर्तियां हरियाणा की बजाय बाहर के दूसरे राज्यों के जो भाजपा शासित राज्यों, वहां के नौजवानों को आकर हरियाणा में लगाया जा रहा है। और हमारे जो होनहार और गोल्ड मेडलिस्ट योग्य बच्चे, उनको जानबूझ करके फेल किया जा रहा है, उन पर भर्ती नहीं किया जा रहा। ये भी एक पॉइंट हमारा इस ज्ञापन में शामिल है। कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, सरेआम हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार घटनाएं हो रही हैं, जो आप स्वयं ज़्यादा जानते हैं पर मीडिया के साथी हमारे। इसी तरह स्थानीय लोकल जिला जींद की समस्याएं हैं। मेडिकल कॉलेज बना लेकिन आपके सामने लगभग 1200 करोड़ रुपए लग गए, जो मेरी जानकारी में आया, आज तक स्टार्ट नहीं हो पाया, गरीब को फायदा नहीं मिल पाया। एलएनटी कंपनी का 550 करोड़ बकाया है जी, वो एक नहीं दे रही गवर्नमेंट। प्रधान जी ठीक बताया, एलएनटी के जो पैसे बकाया वो भी पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई हुई है, उसमें आज तक पक्के प्रोफेसरों की भर्ती नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही कई आवश्यक मुद्दे हमने यहाँ दिए हैं, जो माननीय जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को जाएंगे। हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ये शासन चल रहा है हरियाणा का और केंद्र का, गरीब आदमी का दाल रोटी खाना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम सभी जिलों के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल ऐसी सरकार को बर्खास्त करना। तो कुल मिलाकर के एचपीएससी और भर्ती को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि सवाल उठाए जा रहे हैं और चूंकि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है तो राजनीतिक पार्टियां भी इसको अपना समर्थन दे रही हैं। लेकिन जिस तरह के प्रश्न उठाए गए हैं उसके क्या मायने हैं और क्या वाकई में इस तरह की स्थिति और परिस्थिति है, आज इसको समझते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी स्वागत है आपका। हरपाल कलामपुरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हरपाल कलामपुरा जी आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका स्वागत है। और सुदेश ग्रोवर जी हमारे साथ हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुदेश ग्रोवर जी आपका भी स्वागत है। प्रियदर्शनी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सभी की बात कमोबेश आपने सुन ली होगी, जो सब लोग विपक्षी दल आप लोगों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। सीधा सवाल यही है कि भाई ये एचपीएससी को लेकर के जो सवाल विपक्ष उठा रहा है या जिस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझ करके हरियाणा का जो युवा है उसको आप लोग साइडलाइन कर रहे हैं और बाहरी लोगों को आप लोग भर्ती कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इन सवाल को, इस आरोप को? आयुष जी नमस्कार, आपको, मेरे पैनल में बैठे हुए साथियों को भी नमस्कार। हरियाणा लोक सेवा आयोग आज एचएसपीसी के पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं इस पे ये बार ये पहले भी डिबेट हो चुकी है, इस पे बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है। आज चौटाला साहब ने इनेलो के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने ये जो बेमानी सा जो आंदोलन किया, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई औचित्य था। औचित्य क्यों नहीं था, मैं इस पे बताना चाहती हूँ। देखिए,
हमने 2 साल के अंदर 4,447 पदों की भर्ती की, और उसमें मैं आपको बता दूं, इसमें से 494 मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दूसरे राज्यों में भी युवाओं की, हरियाणा की युवाओं की नौकरियां लगी हैं। और ये मैं आपको आंकड़ों के साथ, क्योंकि मुझे लगा कि अक्सर विपक्ष की आदत होती है कि आंकड़े नहीं बताते, मैं आंकड़ों के साथ आई हूँ आयुष जी। राजस्थान में हमारे 107 लगे हैं, दिल्ली में 98, पंजाब में 51, उत्तर प्रदेश में 80, हिमाचल में, और ऐसी पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। आप ये देखिए तेलंगाना में तो अपनी कोई सरकार भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तो कोई सरकार नहीं है, वहां पे भी लग गए हमारे बच्चे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आरोप लगाना या अराजकता फैलाना जीवन का या दुनिया का बहुत ही आसान काम है। मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम ये है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची के बच्चों की नौकरी लगाना। आज हमने वो बिचौलिए खत्म कर दिए हैं जो कि इनेलो की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे। हमने वो प्रथा ही खत्म कर दी है कि जिस जगह का मुख्यमंत्री होगा उस जगह की नौकरियां सबसे ज्यादा लगेंगी। जो हमने नारा दिया आयुष जी, सबका साथ सबका विकास, ये नारा सर्वप्रथम हमने पूरा किया है। मैं इसका एक एग्जाम्पल बता दूं, नू के एक व्यक्ति थे, रिक्शा चालक भाई थे, वो कहीं जा रहे थे यात्रा पे, उनसे किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि भाई, जिसको कहते हैं क्यों जा रहे हो बाबा, कहाँ आप यात्रा करने जा रहे हो? तो बोले जी केदारनाथ जा रहा हूँ। अच्छा जी, केदारनाथ क्यों जा रहे हो? जी मेरे बच्चे की हरियाणा लोक आयोग में नौकरी लग गई। खट्टर साहब को, उस समय खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो नहीं होते और हुड्डा साहब की सरकार होती तो आज भी हमारे जैसे गरीब व्यक्ति की बच्चे की नौकरी नहीं लग पाती। हमने वंचित वर्ग को इसमें शामिल किया। हमने नहीं, लेकिन प्रियदर्शनी जी ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं या वो अपना समय नहीं देखते, इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर उसके क्या मायने भाई? वो तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है ना, उनको लग रहा है कि कुछ समस्या है, कुछ दिक्कतें हैं, वो अपना विरोध जताने के लिए बैठे हैं। और जाहिर है कि जब इस तरह का विरोध होगा तो जो विपक्षी दल हैं वो जाएंगे और उनको समर्थन देंगे कि हाँ ठीक है, आपकी बात सही, हम आपके साथ खड़े हैं। तो वो अभ्यर्थी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है ना प्रियदर्शनी जी, वो क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? सुनिए आयुष जी, इसमें दो तरीके के अभ्यर्थी जो हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं। एक, जिनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है इन लोगों के द्वारा, मैं बताती हूँ। और ब्रेन वॉशिंग में क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिए किसी का आईडी कार्ड आने में, मान लीजिए जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जो एग्जामिनेशन में जाने के समय होता है, उसमें आने में देरी हो गई या कुछ हो गया और वो किसी कारणवश एग्जाम में नहीं बैठ पाया, तो ये तो एक टेक्निकल एरर है ना सर, ये तो एक टेक्निकल एरर है, इसमें तो सरकार का कोई लेना नहीं। अगर आपने वहां पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत डाली है तो इस पे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पहली बात। या कोई सर्टिफिकेट है, मान लीजिए जातिगत सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, एससी समुदाय से आते हैं, तो अगर वो सर्टिफिकेट अगर सरकार मांग रही है और वो आप सर्टिफिकेट देने में वंचित रहे हैं या लेट हो गए हैं, तो फिर इस पे तो कुछ नहीं कर सकती है सरकार। अब लेकिन वो भी एक वर्ग बैठा है, दूसरा एक वर्ग बैठा है कि भाई 35 नंबर से पासिंग मार्क्स, मतलब 35 नंबर को क्यों किया गया है, इसको थोड़ा और कम कर दिया जाए। तो क्या 5 नंबर पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे? आप बताइए आयुष जी, क्या आप अपने बच्चे को ऐसे व्यक्ति से पढ़ाना पसंद करेंगे जो जिसको कहते हैं 5 नंबर लेके पास हुआ हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए? मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी अपनी बिटिया को ऐसी जगह पे। और मुझे लगता है कि पैनल में बैठे हुए सब बाल बच्चेदार है, सबके घर में बच्चे होंगे, कोई नहीं पढ़ाएगा। तो अगर कोई नियम है, और कांग्रेस को तो खुद समझना चाहिए, इन्होंने तो अपने जमाने में 2008 में आंकड़ा निकाल के देख ले कि उस समय आयुष जी इन लोगों ने 45 नंबर रख दिए थे। आज हमारे बच्चे, हरियाणा के बच्चे बड़े मेधावी बच्चे हैं, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर एक साइंस ग्रेजुएट बच्चा अगर इस एग्जाम में बैठ रहा है, इतना टफ एग्जाम नहीं हो सकता है ये, और जिसने जेन्युइन पढ़ाई की हो, कि वो 35 नंबर भी नहीं ला सकता। आप ये सोचिए कि सीबीएसई के एग्जाम होता है, भाई यही तो कहना है कि भाई इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी, जैसे आपने पहले डाटा दिया ना कि अलग अलग प्रदेशों में आप देखिए हरियाणा के इतने सारे बच्चे हैं, तो भाई वो अलग प्रदेश में जब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो अपने प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? और बाहरी लोगों का अपॉइंटमेंट कैसे हो जा रहा है, यही तो सवाल। बाहरी तो देखिए, मैं बताऊं क्या ये मतलब, ये क्या देश को अब इस तरीके से बांटेंगे?
ये देश को इस तरीके से अब बांटना हम शुरू कर देंगे, ये रीजनल पार्टियों की यही दिक्कत होती है, ये देश को इसी तरीके से बांटना शुरू कर देते हैं, ये तुम्हारा, ये हमारा, ये तुम्हारा। अरे भारत पूरा हमारा है, तो क्या जो वहां पे हरियाणा के बच्चे हैं, क्या उनको हटा दिया जाए? आयुष जी, इनसे ये पूछ लीजिए, चलिए ठीक है, इनसे ये पूछ ठीक है। लीजिए। अब मैं कि हरपाल जी का रुख चार कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि ठीक है, हाँ। ये जो भी चीज हो रही है वो नियमानुसार है। ठीक है, हरपाल जी, हाँ। हरपाल जी। आयुष जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शक के, जो चैनल के दर्शक हैं और मेरे मित्र जो प्रवक्ता साथी हैं, सभी को कांग्रेस की तरफ से, मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, अभी जो भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी, ये हमारे हरियाणा के बच्चे दूसरे प्रदेशों के अंदर नौकरियां कर रहे हैं, वो डाटा तो ये दे रही थी, लेकिन जो यहाँ पे चयन हो रहा है, मुझे खुशी होती वो डाटा देती। मैं आज वो आंकड़े लेके आया हूँ। एचपीएससी का नाम हरियाणा के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ना होके बाहरी भर्ती बोर्ड होना चाहिए था, क्योंकि अभी ये बहुत ही बेहद चिंता का विषय है कि अभी कुछ समय पहले भर्तियों का चयन हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर 214 पद भर्ती हुए हैं, जिनमें से 185 पद बाहरी लोगों के हुए हैं, और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर 153 में से 106 लोग बाहरी भर्ती हुए हैं, और हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के 60 में से 41 पद जो है बाहरी लोगों के हुए हैं। और युवा जो है आज जो विदेशों के अंदर पलायन कर रहा है, डोंकी के रास्ते से जा रहा है, बेरोजगारी हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आप यहाँ की सरकार, आपकी शिक्षा नीति फेल हो चुकी है, पिछले 13 साल से आप सरकार के अंदर हैं, हरियाणा की एजुकेशन नीति, कई बार हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और शिक्षा नीति आपकी ऐसी है, स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, एक एक अध्यापक जो है वो कई कई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, किसी स्कूल के अंदर पूरे भी टीचर नहीं है। आज जो युवा है वो नशे की तरफ अग्रसर है, उनके हाथ में आपने तमचे पकड़ा दिए हैं, वो क्राइम आप देख लेना, जितने लोगों का आज नहीं, लेकिन जो क्राइम हरपाल में जी, पकड़े ये जा जो रहे हैं। सवाल है, ठीक बात है। देखिए, अब जाहिर बात है कि इस पर प्रश्न उठ रहे हैं, विद्यार्थी भी, अभ्यर्थी भी हैं वहां पर, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि भाई हरियाणा का जो यूथ है वो अलग अलग प्रदेशों में, देश के अलग अलग हिस्सों में भी तो कर ही रहा है ना काम। फिर अगर इस तरह से होगा तो फिर उस प्रदेश में तो भी, हरियाणा में क्यों अन्य नहीं? प्रदेश में भी ये होना शुरू हो वही जाएगा। तो मैं कह रहा फिर हूं, कैसे हरियाणा में कैसे क्यों होगा नहीं? भाई? ये देश के अंदर एक व्यवस्था तो है ही, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर है तो उसमें जो उसको क्वालिफाई करेगा उसको ही, उसके आधार पर आप नौकरी देंगे। तो इस हिसाब से आपकी शिक्षा नीति फेल है। आपकी शिक्षा नीति 13 साल से आप यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, तो आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे जो है क्वालिफाई नहीं कर रहे। हर रोज आपके पेपर लीक हो रहे हैं, उन लोगों को पहले पता लग जाता है कौन सा पेपर आएगा, वो उस हिसाब से क्लियर कर जाते हैं। यहाँ का युवा बेचारा आज नशे की गिरफ्त में पड़ा हुआ है, आज तमचे हाथ में लिए घूम रहा है। जहां भी पकड़े जाते हैं क्रिमिनल, उनमें से 30 साल से नीचे नीचे के बच्चे होते हैं। आपने कौन सी लाइन पकड़ा दी? हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है हरियाणा के लिए, वो कभी पंजाब होते हैं, कभी पश्चिम बंगाल होते हैं, अपना राज्य संभाला नहीं जाता, दूसरे राज्यों में जाते हैं। अरे आप देख लो, हर चीज को आप दूसरी राजनीतिक तौर पे मोड़ रहे हो उस चीज को। आप जो एक समस्या है, उस समस्या की जड़ को खत्म करो कि हरियाणा के अंदर वो तो कह रहे हैं बेरोजगारी उन्होंने जड़ खत्म किया हरपाल जी। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के समय में पर्ची खर्ची चलती थी, क्षेत्रवाद चलता था, एक ही जिले के लोगों को आप लोग नौकरी देते थे, हमने वो सब अरे खत्म भाई, किया। नौकरी कहां दे रहे हो आप? कच्ची नौकरियां लगा रहे हो, जो है एचपीएससी के थ्रू आप ठेके पे लोगों को लगा रहे हो। कहां नौकरियां आपके राज्य में? आपने कहा था कि एचकेआरएम के थ्रू हम विदेशों में लड़के, मैं अपनी बहन से पूछता हूँ, लिस्ट बताए कितने विदेशों में बच्चे भेजे इन्होंने एचकेआरएम के थ्रू। भारतीय जनता पार्टी बताए ना, लिस्ट दे कितने लोगों को विदेशों में भेजा इन्होंने, ठीक बताइए। है, आप ये कह रहे हैं शिक्षा नीति फेल है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है पंजेटा जी, थाने के अंदर ठीक है, इनके पास ठीक पुलिस है हरपाल नहीं जी, ठीक है हरपाल जी, बहुत सारे प्रश्न आपके आगे, प्रियदर्शनी जी उसका जवाब देंगे। पंजेटा जी। जी आयुष जी, देखिए आयुष जी, निश्चित तौर पर जो आप बीच में भी आपने एक प्रश्न किया कि भाई पूरे देश में कोई भी कहीं पे भी कर सकता है। मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे कि हमारे बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे बच्चे इतने होनहार हैं कि वो यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, तो वो एचपीएससी क्रैक क्यों नहीं कर सकते? मतलब यूपीएससी में तो वो आ रहे हैं, पूरे देश के बच्चे आते हैं यूपीएससी में, लेकिन एचपीएससी का पेपर उनसे क्यों नहीं क्रैक हो रहा? और एचपीएससी में बाहर वाले बच्चे कैसे आ रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि
आ नहीं सकते, मगर एक कोई लिमिट होती है, कोई आपका कोई क्राइटेरिया आप रखो। अभी आप देखिए कि अगर पंजाब में हमारे बच्चों को जाना है तो वहां पे पंजाबी का पेपर 10वीं में कंपलसरी है। अगर आप पंजाबी भाषा में वो करेंगे तभी आप पंजाब में जाके आप हरियाणा का बच्चा जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्लियर कर सकता है। राजस्थान का पूरे इंडिया का जो परसेंटेज है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का वो 1.05% है। उसमें पूरी 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और राजस्थान का हमारे यहाँ 107 बच्चे लग गए। हमारे वहां 1% है पूरे इंडिया का, 1%, और हरियाणा का है 22.29%। अगर हमारा बच्चा तेलंगाना में लगना चाहे, अभी जिक्र कर रहे थे तेलंगाना का, मगर वहां तो तेलुगु कंपलसरी है। मुझे नहीं पता ये डेटा कहां से दिया इन्होंने, लेकिन हाँ तेलंगाना का हरियाणा में लग चुका है। उड़ीसा का उड़िया का, हमारे बच्चों को उड़िया का पेपर देना पड़ेगा, उड़िया भाषा का सीखनी पड़ेगी, लेकिन उड़ीसा का बच्चा यहाँ लग गया है। झारखंड के भी 3 लग गए हैं, महाराष्ट्र के भी मराठी कंपलसरी है हमारे वालों के लिए, महाराष्ट्र के 7 बच्चे हमारे यहाँ लग गए हैं। आंध्र प्रदेश के भी इसी तरह लग गए हैं, तेलुगु का पेपर हमारे वालों को देना पड़ेगा। बिहार के लग गए हैं, केरल जहां मलयालम कंपलसरी है हमारे बच्चों के लिए, मगर उनके बच्चे यहाँ लग गए हैं। मलयालम केरला के भी 3 लग गए हैं, वेस्ट बंगाल का भी लग गया है, उत्तर प्रदेश के 80 बच्चे। ये डेटा वो है जो हरियाणा के उत्तर प्रदेश में नहीं लगे, उत्तर प्रदेश के हरियाणा में लगे हैं। चंडीगढ़ के 19 हैं, उत्तराखंड के 24 हैं, उसी की तरह गुजरात के भी लग गए 3 जो मैंने बताया, वहां गुजराती कंपलसरी हमारे बच्चों के लिए। हिमाचल के 34 हैं, पंजाब के 91 हैं, दिल्ली के 94 हैं। मतलब आप ये देखिए कि हमारे बच्चों की जो परसेंटेज बाहर है वो कितनी कम है, और बाहर वालों की जो हरियाणा के अंदर है वो परसेंटेज देखिए आप। नहीं पंजेटा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, देखिए ये चीज तो दिख रही, जैसे आप लोग भी कह रहे हैं या इसको लेकर के प्रश्न भी हैं, लेकिन इसमें क्या ऐसा हो रहा है जो इसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये कारण बना है और ये प्रदेश के जो बच्चे उनकी अनदेखी हो रही? बहुत सी चीजें हरियाणा सरकार कर सकती है। अभी पूछ रहे थे मुख्यमंत्री, भाई आपने HPSC है, कोई UPSC तो है नहीं है, UPSC ओपन फॉर ऑल है, कंपीट करिए उनको। IAS की सर्विसेज है, अब कोई ये तो है नहीं कि आपका तहसीलदार भी, आपका ADO भी, या आपका HCS या DSP, ये भी सब अब बाहर के देशों के लगेंगे, बाहर के प्रदेशों के लगेंगे। अब उनको हमारी भौगोलिक स्थिति नहीं पता। अब सारा का सारा ADO का काम सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड से है, तहसीलदार पटवारी से है उसका। हमारी भाषा नहीं, हमारी भौगोलिक स्थिति नहीं, उनको समझ ही नहीं है हमारी चीजों की, हमारी लोकल इश्यूज की कोई। अब आप देखिए, अभी पीछे जो लिस्ट आई थी उसके अंदर यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, उत्तराखंड, राजस्थान, अब वो सारी की सारी हाईलाइटेड लिस्ट है, वो सारी अवेलेबल है। आप कम से कम डोमिसाइल की जो आपने है वो उसको जो 15 साल है बोनाफाइड रेजिडेंट, उसको 20 साल कीजिए। ये RSS का जो आपने सिस्टम चला दिया है ये बंद कीजिए। बिना पर्ची अगर होती तो 5 करोड़, वो तो जो पकड़े गए सामने आ गए, जो नहीं पकड़े गए, जो रेट चल रहा था 5 करोड़ का और अलग रेट थे। इवन सब इंस्पेक्टर की आंसर की 1 करोड़ में आपकी बिकी है। 20-20, 25-25 लाख रिश्वत में आप चेक से भी लेने शुरू कर दिए। आप सीक्रेसी के लिए जब 25 करोड़ रुपया खर्चते हो HPSC का, आपके 32 क्वेश्चन कैसे रिपीट हो गए आपके HCS के अंदर? ज्योग्राफी का जो बिहार से आपने उठा लिए, 24 आपने हिस्ट्री के छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पेपर से उठा लिए। किसी को तो सिर्फ यही बता दो, वो तो बैठे बैठे उसको तो एडवांटेज है 24 और 32 क्वेश्चन की। भाई इस साल का जो पेपर है वो बिहार का उठा ले, इस साल का पेपर है हिस्ट्री का उठा ले, वो करके चले जाना। अब आप ये देखिए ना, DSC जो आपकी है, डी नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट, उनके साथ कितना कुठाराघात हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, बड़ी समझदार सूझबूझ वाली प्रवक्ता है, मगर उन्होंने अभी कहा कि हम वंचित वर्ग को भी दे रहे हैं। वंचित जो आपकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, रिजर्व्ड कैटेगरी में एक भी बच्चा, पूरे देश में एक भी बच्चा किसी भी स्टेट का दूसरे स्टेट में नौकरी नहीं पा सकता, किसी भी स्टेट का। आपके जितने मैंने बताए हैं, बिहार, गुजरात, कहीं का भी बच्चा हो हरियाणा में वो नौकरी नहीं पा सकता, और हरियाणा का बच्चा जो है वो किसी और स्टेट में नौकरी नहीं पा सकता। रिजर्व कैटेगरी को पूरा सेफ गार्ड करके रखा हुआ है।
ये जितनी भी नौकरियां लगी हैं, ये ओपन कैटेगरी में है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है। ये उसमें आके बच्चे लगे हैं, ये जो बाहर के प्रदेशों के। और एक नौकरी नहीं है। अगर अभी आप ये बता रहे थे 2-3 नौकरियां इन्होंने बताई, बिल्कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर पोल साइंस की 18 में से 11 बाहर के। एक भर्ती आपको बताता हूँ 2019 की एसटीओ की, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, 80 में से मात्र 2 हरियाणा के थे। 80 में से मात्र 2 हरियाणा के। उसके बाद आपके असिस्टेंट इंजीनियर, बिल्कुल सिंचाई विभाग ये बता चुके हैं। एचपीएससी की पीजीटी की आधी से ज्यादा भर्तियों में बाहर के। बीडीपीओ 7 में से 4 बाहर के। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 25 में से 12 बाहर के। ठीक है, इन्होंने ग्रुप बी वाली जो टेक्निकल, ये 153, मेरे पास 157 का, मतलब 106 बाहर के, ये कंफर्म है। पोल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका भी 18 में से 11 बाहर के, ये भी कंफर्म है। अब आप देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी पीछे एक और असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप जो को याद होगा, 631 में से 452 तो वैकेंट ही छोड़ दी। आपको पता होगा कंप्यूटर साइंस वाला पीजीटी का सिर्फ 37 सिलेक्ट किए थे आपने। आपका तो एचपीएससी का चेयरमैन ही बाहर का है, आप और क्या बात करोगे। जब आपका चेयरमैन तक आपका बाहर का है, और आप कितनी ऐसी पोस्ट है, पुलिस की तो 25,000। बहुत सारी बातें आपने कही हैं, मुझे लगता है प्रियदर्शनी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब सुदेश जी, ये विरोध प्रदर्शन और इसके बाद उसमें समर्थन भी आप लोग दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? जी सुदेश जी। म्यूट है शायद ये। जी सुदेश जी म्यूट हैं, अनम्यूट करिए एक बार। आयुष जी, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को और पैनल में बैठे सभी साथियों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है? जी जी सुदेश जी बोलिए। आयुष जी, सबसे पहले तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हरियाणा के अंदर कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने तीसरी बार भाजपा सरकार को रिपीट करा और भाजपा सरकार ने उसको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति युवा की आज की डेट में नहीं मान सकता। जहां बात चल रही थी, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बच्चों का माइंड डाइल्यूट कर दिया गया या माइंड को इस तरीके से रीसेट कर दिया गया कि वो रोड पर आ गया। क्या वो ये बता सकते हैं कि कोर्ट ने 613 जो भर्तियां हैं वो उन पर स्टे क्यों लगाया? क्या कोर्ट का भी माइंड जो है उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया? क्या हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट जो है उसको भी स्थिति में ला दिया गया कि वो हरियाणा सरकार उस पर भी क्या क्वेश्चन चिन्ह उठाएगी? तीसरी बात, जिस तरीके से मैं अभी सुन रहा था, बड़ा हास्यास्पद है जो मुख्यमंत्री सैनी साहब ने बोला कि हरियाणा के बच्चों में बहुत क्वालिटी है जो बाहर जाकर ना इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट ले रहे हैं। मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर इतनी क्वालिटी है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर क्यों नहीं मिल रही हरियाणा के युवाओं को नौकरी? तीसरी और सबसे बड़ी मेजर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये जो एक दोहरी राजनीति है भाजपा की, सरकार चुनी गई, पेपर्स में, मीडिया चैनल्स में, पूरे प्रदेश में बताया गया कि हम इतने हजार नौकरियां निकाल दी और वाहवाही लूटी गई और तालियां बजवाई गई। लेकिन ये तो बताइए कि उसके अंदर 80% तो पोस्ट खाली रह गई। इसका मतलब क्या है कि प्रदेश को एक गुमराह किया गया कि हमने इतनी नौकरियां निकाल दी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हमने नौकरियां दी नहीं। इसके अंदर भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा कि हमने पुरानी प्रथा बंद करी। आपने पुरानी प्रथा नहीं बंद करी, आपने नौकरी ही बंद कर दी, आपने जड़ ही काट दी। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अगर साइकोलॉजिकल, मैं बहुत सारे डाटा सारे प्रवक्ताओं ने दिए, मैं तो सिर्फ एक डाटा की बात करता हूं और इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साइकोलॉजिकल असिस्टेंट प्रोफेसर की 400 पोस्ट निकली। मैं ना अपने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की बात करता, ना मैं देश के युवाओं की बात करता। 400 में से मात्र 3 सीट जो है वो क्वालिफाइड हुई। क्या पूरे देश के अंदर, जहां भाजपा अपने आप को इतना बड़ा पार्टी बताती है कि हम हर पूरे देश में, क्या भाजपा वो व्यवस्था भी नहीं दे पा रही कि साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ 3 पोस्ट क्वालिफाइड हुई? क्या 397 400 में खाली रह जाना, क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं है अपने आप में? पहले भी एचपीएससी पेपर को लेकर हमारी डिबेट हो चुकी है। मुझे याद है उसके अंदर ये निकल कर आया था कि जो युवाओं ने कहा था, हरियाणा प्रदेश के युवा जो रोड पर उतरे थे, उन्होंने ये कहा था कि 80% जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है। यानी प्रदेश के अंदर पहले ये बताओ कि हम नौकरियां दे रहे हैं, ढोल पिटवाओ उसके, फिर पेपर निकालो, पेपर 80% आउट ऑफ सिलेबस दे दो,
जो 20% बच्चे तुक्के से या किसी तरीके से पास हो गए, चाहे वो कहीं के भी हुए, वो मजबूरन नौकरियां देनी पड़ी, और फिर उसके अंदर भी वाहवाही लूटो कि हम नौकरियां दे दी। क्या 80% सीट्स खाली रह जाना क्वेश्चन मार्क नहीं है? पेपर को प्रिपेयर कौन कर रहा है, उसकी स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, एंट्रेंस कौन ले रहा है, इंटरव्यू कौन ले रहा है, इन सबको आप पारदर्शिता कीजिए अगर आपकी निष्पक्ष नौकरियां हैं तो। अगर इतनी निष्पक्ष नौकरियां हैं तो हाईकोर्ट को इंटरफेयर क्यों करना पड़ा? हाईकोर्ट को इसको अपने अंडर लाकर नौकरियों पर स्टे क्यों लाना पड़ा अगर इतनी निष्पक्ष नौकरियां हैं तो? हरियाणा सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, लोगों को गुमराह करो, युवाओं का हक मारो, युवाओं को न्याय मत दो। आज सैनी सरकार हरियाणा के जो युवाओं की बात कर रहे हो, हरियाणा में बैठकर नहीं कर रहे। पगड़ी मान सम्मान का स्वरूप है, लेकिन वो पगड़ी पहनकर पंजाब में बैठ के हरियाणा के युवाओं की बात कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार सिंसियर नहीं है इस बात को लेकर के। ठीक है, प्रियदर्शनी जी। देखिए, मैं आयुष जी अभी सारे प्रवक्ता साथियों की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही थी। पहली बात तो ये तो इनमें पर्सनल किसी पे यूजुअली जाती नहीं, लेकिन अगर आप पर्सनली किसी पे कमेंट करेंगे तो मुझे लगता है पर्सनली फिर जवाब देना बनता है। मेरे कांग्रेस के बड़े भाई, मेरे साथी प्रवक्ता ने बोला कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी नहीं आती। पहली बात कि किसी भाषा का ज्ञान होना या ना होना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया है। हमारे हिंदुस्तान में ये क्राइटेरिया पता नहीं कैसे बन सकता है, लेकिन खैर ये कांग्रेसी से अगर किसी कांग्रेसी से ये बात आ रही है तो मुझे हैरानी नहीं लग रही है, क्योंकि जो गांधी नेहरू परिवार था वो क्या था अंग्रेजों का, ये तो हम सबको मालूम है, तो इस पे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस किस्म की व्याख्या करना कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी नहीं आती, ये मुझे लगता है ये कोई समझदारी की बात नहीं। लाल बहादुर शास्त्री को भी नहीं, हरपाल जी वो बात ठीक है, उन्होंने बोला, लेकिन ये बात भी प्रदर्शनी जी की भी ठीक है ना, अंग्रेजी आना ज्ञान होने का कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना कि अंग्रेजी नहीं आती तो आगे ज्ञान नहीं है उसके पास। अंग्रेजी आना ही मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। वो लॉ ग्रेजुएट है, शायद आपको नहीं जानकारी होगी, मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, लॉ प्रैक्टिसिंग लॉयर थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि लगा चुके हैं 2025 का आंकड़ा बता रही हूँ आयुष जी, 5000 पद निकाले थे। ठीक है, विदेशों में भेजने की बात की है। हरपाल भाई आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, बड़े भाई मैं आपको नहीं टोकूंगी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, 2026 का आंकड़ा मैं बता देती हूँ, 7,700 नौकरियां भर्ती निकली थी। अब एक टॉपिक जिसपे कि रजत जी ने भी क्वेश्चन मार्क उठाया और हरपाल जी ने भी क्वेश्चन मार्क उठाया, मैं इस पे जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सुरेश जी पे जवाब देना चाहती हूँ। सुरेश जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आपने ये जो भर्तियां हैं ये खाली क्यों छोड़ दी हैं। मेरे बड़े भाई मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बड़ी ही पोलाइटली ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या, और ये मैंने पहले सेगमेंट में भी बोला है कि क्या किसी गलत व्यक्ति को हम क्या पर्ची खर्ची देके क्या नियुक्त कर दें, वो ज्यादा बेहतर है? अगर कोई व्यक्ति अगर एक टेक्निकल एग्जाम में, सुरेश जी अपनी बारे में बोल लीजिए, सुरेश जी प्लीज अपनी बारी में बोल लीजिए प्लीज। एक एक करके बात करते हैं ना, एक एक करके, एक मिनट, हाँ उनकी बात आने देते, फिर मैं आऊंगा भी आपके पास। हाँ, एक टेक्निकल भर्ती थी, टेक्निकल भर्ती 1700 निकाली गई थी, उसमें से 35 की सिर्फ नियुक्ति की गई जिनको पास किया गया। अब अगर इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो बाकी जो नियुक्तियां हैं ये क्यों नहीं की गई, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिन बच्चों ने एग्जाम क्लियर नहीं किया उनको नहीं किया गया। दूसरी बात इन्होंने पूछा कि जो 600 जो नंबर इन्होंने बताया कि ये कोर्ट में इनको क्यों स्टे मिला है, अगर आप आंकड़े देख लेंगे, सुरेश जी को खुद पता होगा, मुझे तो पता ही है, मेरे पास लेटर भी लिखे हुए हैं सबके, इसके मैं अभी अपनी टीम को बोल दिया, मैंने कहा मुझे निकाल के दो। आप ये बताइए कि जिसको कहते हैं, इसमें साफ साफ है कि आधों से ज्यादा के फॉर्म में कोई कमी थी, किसी ने कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं दिया था, तो भाई इसमें तो आपको रोक लगाई जाएगी ना। यही बात तो मैं भी बोल रही हूँ, कोई किसी का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, अगर आप ऐसा करोगे तो भाई फिर बिल्कुल रोक लगाया जाएगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात, एक और बात इन दोनों ने, मेरे इनेलो के साथी प्रवक्ता रजत जी ने और हरपाल भाई ने एक बात मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आरएसएस के विचारधारा के लोगों को नियुक्ति की जाती है। एक बात बताइए, कोई रिटर्न एग्जाम देने जाता है, मान लीजिए मैं किसी रिटर्न एग्जाम में गई, मैं जेएनयू में पढ़ी हूँ, जेएनयू यूनिवर्सिटी की, ठीक है, सबको मालूम है जिस समय की मैं पढ़ी वहां पे क्या विचारधारा थे, सबको मालूम था। एंट्रेंस एग्जाम दिए था और एंट्रेंस एग्जाम में ही क्लियर किया था, जेएनयू में एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है।
अब मुझे बताइए कि जब मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी तो क्या मैं वहां पे जोर जोर के ऊपर ऊपर लिख के आई थी RSS या वामपंथी या सेंट्रिक सेकुलर या इस तरीके की विचारधारा लिख के आता आदमी क्वेश्चन पेपर पे? मुझे तो आज तक नहीं पता लगा, इतनी परीक्षाएं दे दी मैंने। आप लोग भी पढ़े लिखे ही लोग हैं इस पैनल में। आयुष जी, आप भी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड है, इतने बड़े चैनल में एंकर हैं, क्या आपने कभी किसी परीक्षा में लिखा है अपनी विचारधारा RSS? तो ये क्या बातें बोल रहे हैं? कोई लॉजिक है इसके पीछे? बिना मतलब के कोई भी आरोप लगा दें। और दूसरी बात, कोई भी राजनीतिक विचारधारा होना कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई कांग्रेसी विचारधारा का है तो उस, और पहली बात तो कांग्रेस की तो कोई विचारधारा ही नहीं आज की डेट में बची है। विचारधारा अगर किसी पार्टी की आज की डेट में कोई है तो, और अगर हिंदुत्व की विचारधारा किसी के अंदर ठीक है, वो विचारधारा वाला प्रश्न है, ठीक है, अब वो किस हिसाब पे उन्होंने कहा वो तो उसका जवाब है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है ना कि भाई डाटा तो है ना हमारे पास कि इतनी इतनी भर्तियां हुई और उसमें इतनी संख्या में बाहर के जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, और जब यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें जब हरियाणा का बच्चा सिलेक्ट हो सकता है या अलग अलग एग्जामिन में जब बच्चा सिलेक्ट हो सकता है, तो प्रदेश में ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ का बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि सरकार हम जो है हम पारदर्शिता रखने चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई बिना खर्ची और पर्ची के बने, और ये हो रहा है। देखिए 13 साल में आपको एक भी बार इस किस्म की कहानियां नहीं मिली होंगी। एक व्यक्ति मुझे खड़ा होकर बता दे, एक व्यक्ति, मैं नेशनल चैनल में भी बात बोल रही हूँ, एक व्यक्ति मुझे खड़ा होकर बता दे कि जिसको कहते हैं हमारी पर्ची गई और उसका खर्ची दी और पर्ची आई और उसके बाद हमारे बच्चे की नौकरी लग गई। एक अभिभावक बता दे, एक। और मैं ऐसे कम से कम 500 की लिस्ट है हमारे पास, नाम के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोल नंबर के साथ। आप ये बताइए जिनकी पर्ची और खर्ची पे नौकरी लगी है और हर पदों पे लगी है। हरियाणा लोक आयुक्त की बात नहीं कर रही मैं, हर पद की बात कर रही हूं। और पर्टिकुलर एक, अब इनके तो जमाने में ऐसे बुरे हाल थे, मैं तो अब बताऊं कि तो जिस पर्ची प्रदेश खर्ची का, से लगी जिस तो उस जिले पर का कार्रवाई करनी मुख्यमंत्री, चाहिए थी ना फिर आपको प्रियदर्शनी। जिसके साथ सवाल तो फिर ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कब कि वो कार्रवाई सही, करनी चाहिए अगर थी? वो सही तरीके से नहीं हुई है, आपके पास अगर ये जानकारी है तो फिर आपको उनको हटा देना चाहिए। वो आज भी हमने अगर किया कार्यरत है। हैं तो आपने आयुष फिर जी, क्या किया? इसका फिर तो ये जवाब एक तरीके की राजनीति है कि आप उन पे आरोप लगाइए, वो आप पे आरोप लगाएं। नहीं नहीं आयुष जी, बड़ा अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन पूछा। आरोप, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, मैं इसको ऑफेंड नहीं हो रही हूँ, बहुत अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा। अब इनके जमाने के जो भ्रष्ट पटवारी थे, भ्रष्ट लोग थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसी नियुक्तियां इनके जमाने में हुई थी जिन्होंने, जो सिर्फ और सिर्फ लेन देन के बिना कोई काम नहीं करते। अभी हाल फिलहाल में आप अभी आजकल सुनते होंगे, ये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो पटवारी लेता हुआ पकड़ा गया, इधर ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये अफसर पकड़ा गया, वो अफसर। ये इनके समय की नियुक्तियां आप देख लीजिएगा। हमारे समय की एक नियुक्ति बता दीजिएगा जो रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई हो। डेटा उठा लीजिएगा, आपको तो बड़ा चैनल है, आप तो रिपोर्ट बना लीजिए, इस पे आप रिपोर्ट बना लीजिए। इनके समय की सारी भर्तियों पे हमने लगाम लगा रखी है। और ये क्या आरएसएस की विचारधारा बोल रहे हैं? क्या बुराई है आरएसएस की विचारधारा में? क्या सिखाता है आरएसएस आपको जिहादी नहीं बनाता, आपको ये नहीं बनाता कि अपने देश में जाके बम लगाओ। आरएसएस आपको ये सिखाता है कि किस तरीके से अपने धर्म को सर्वव्रती रखो। आरएसएस आपके अंदर आत्मसम्मान जगाता है। डाइवर्ट हो रहा है, आयुष जी डाइवर्ट हो रहा है। आरएसएस का है तो बहुत दूर तक जाना ये पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रथा है। नहीं डाइवर्ट क्या भाई, आप लोग तो आरोप लगा ही रहे हैं ना कि आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो ये डाइवर्ट क्या है? वो बता रहे हैं आरएसएस की विचारधारा क्या है, या तो आप आरएसएस को लेकर के बीच में ना आते हैं। बहुत अंतर है, इनकी करनी और कथनी में अंतर है, हर बात को डिवर्ट करते हैं। मुझे ये बताइए, से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा तो तिरंगे झंडे को नहीं मानती। उन्होंने अपने मुख्यालय पर किसने बोला सुरेश जी? सुरेश जी, ये किसने बोला आपको? हरपाल जी, अब हरपाल जी, कोई बात पूछ लो, अभी हरपाल ये हर बात को आवाज बहुत नैतिक दूर तक पे लेके जाएगी अगर जाते हैं। आरएसएस की आएगी तो। ठीक है हरपाल जी। आयुष जी मैं इस पे मेन पॉइंट पे वापस नहीं आता हूं। सुदेश जी, एक मेन मिनट पॉइंट पे एक वापस एक करके होगी ना बात, ऐसे नहीं होगा ना बीच में नहीं। हरपाल जी देखिए, इन्होंने भर्ती, पुलिस की कितनी भर्ती की है, अगर ये भर्ती करते ही नहीं, आज थानों को और ट्रैफिक को होम गार्ड चला रहे हैं, इन्होंने पुलिस की भर्ती नहीं की, थाने खाली पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नौकरियां नहीं है। और इनसे कोई भी क्वेश्चन कर लो, इनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। कोई भी क्वेश्चन कर लो, नेहरू और गांधी पे चले जाते हैं। इनको नेहरू के नाम का फोबिया हुआ पड़ा है। कोई भी बात कर लो, इन्होंने आंकड़ों के ऊपर कोई बात नहीं की। बाहर के लोग लगे हैं, क्यों लगे हैं, कैसे लगे हैं,
क्या उनके अंदर ही दिमाग है? क्या वही इंटेलिजेंट है? हमारे बच्चे बाहर कैसे लग जाते हैं, उन पे जवाब देना। ये आरएसएस की बात जो बार बार बीच में चला रहे हैं, उस बात को घुमा रहे हैं, ये घुमा के तथ्यों से भटका रहे हैं। जो आज का विषय है बेरोजगारी का है, युवाओं को नौकरी का है। आज युवा सड़कों पर क्यों है, वो कल स्पाई दें, वो बताएं। आज युवाओं के हाथों में क्यों हथियार है? आज विदेशों में क्यों युवा जा रहा है? आज नशे की किरपत में युवा क्यों है? उनके ऊपर अपनी बात कहें, ना कि गांधी और नेहरू के ऊपर बात करें। ठीक है पंजेटा जी। दादा तो मुझे नहीं पता, मगर एक सरकार ने लिस्ट जारी की थी 370 पटवारियों की जाति को बताकर उनकी जाति को भ्रष्ट बताया गया था। फिर 404 दलालों की दूसरी लिस्ट जारी की गई थी। 20 जनवरी 2025 को एक और लिस्ट जारी की जिसमें 34 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क और 332 पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर्स की लिस्ट सरकार ने जारी की थी। मैं डेट भी बता रहा हूँ साथ में। उसमें उसके बाद 37 तहसीलदार थे जिन्होंने 7A का उल्लंघन किया था। 28 जनवरी 2025 को 14 तहसीलदार भी सस्पेंड किए थे सरकार ने। देखिए आयुष जी, ऐसा नहीं कह सकते कि जो पिछली सरकार के लगाए हुए थे वो सारे के सारे भ्रष्ट थे। आपका प्रश्न था कि अगर वो भर्तियां गलत हुई हैं तो आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, कोर्ट में चैलेंज किया, ये सब बातें आपका सीधा प्रश्न था। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जो 32 शहरों के अंदर 30,000 गलत रजिस्ट्रियां हुई, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी? MBBS का भी पीछे पेपर लीक हुआ था। CAG की रिपोर्ट है, 5,000 करोड़ का साल का माइनिंग का घोटाला है। शराब घोटाले में 7,40,000 पेटियां, वो कौन से अफसर थे? वो सोनीपत के और मूर्थल के जो L1 है वहां से खिसक गई। HPSC के ऑफिस में 5 करोड़ रुपया, आलोक वर्मा नागर वाला इशू, वो उसके बारे में बताए वो कौन से अफसर थे। धान घोटाला हुआ, वो कौन से अफसर है धान घोटाला आ रहे हैं आपके। अभी पंचकुला के अंदर भी एक तहसीलदार, मुझे लगता है उन्होंने तो कोई अटैच की हुई थी पर्ल ग्रुप की, उसको उसकी रजिस्ट्री कर दी जो सरकार ने बंद की हुई थी। चना घोटाला, बारदाना घोटाला, 165 करोड़ का, 62 करोड़ का सॉरी, पेंशन का घोटाला था। उसके बाद आपके पेपर लीक होते रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। श्यामला दे में भी हुआ था, राइस मिल में भी हुआ था, किलोमीटर स्कीम हुआ था। आपके निगमों के अंदर कभी 200 करोड़, कभी 55 करोड़, फुटबॉल स्टेडियम अम्बाला 46 करोड़। उसके बाद फार्मेसी घोटाला भी हुआ, बिजली वितरण निगम में भी हुआ। और CAG की रिपोर्ट भी बार बार आपकी जो हर बार आपकी सरकार पेश करती है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो नुकसान, कभी 1000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 700 करोड़, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कहीं उनका तो खर्चे का ब्यौरा ही नहीं है सरकार के पास। तो ऐसे तो अभी हाल ही में 590 करोड़ का IDFC बैंक वाला घोटाला और 160 करोड़ का कोटक बैंक का, जो कि सारा निगमों का पैसा था, वो बहुत बड़ा घोटाला आया। IAS ऑफिसर्स भी सस्पेंड हुए। वो IAS ऑफिसर कौन सी सरकार के लगे हुए थे? तो ऐसे तो लिस्ट गोज ऑन। अभी हम ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकार के जो हैं वो भ्रष्ट है। कुछ भी आप कार्रवाई कीजिए, अच्छी बात है। जो भी जनता वो चीज खबर पढ़ती है, देखती है, उसमें आपकी सराहना ही करती है। अगर आप उनको छोड़ देंगे और दोबारा उसी पोस्ट पे लगा देंगे, बहुत से ऐसों को आपने क्या किया, कार्रवाई करी, उससे भी अच्छी पोस्टिंग दे दी या उसी पोस्ट पे लगा दिया, फिर वो जनता देखती है, अरे यार ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है। इवन अगर हम संघीकरण का बात करते हैं, RSS की बात करते हैं, तो हरियाणा के अंदर नहीं, जुडिशरी में इंटरफेयर हो चुका है। हरियाणा की अहम पोस्टिंग्स है, जो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सारी पोस्टिंग्स नागपुर से मैनेज हो रही हैं। लोगों को नागपुर जा रहे हैं लोग अपने काम करवाने के लिए। अब संघीकरण तो हो ही गया है ये, और इससे ज्यादा क्या होगा। हम और क्या कह रहे हैं कि बाहर के, अभी मेरे पास, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, उसके अंदर वो सोशल मीडिया पे आपके पास भी हाईलाइटेड है लिस्ट। उसके अंदर सारा का सारा यूपी बिहार के, ये देखिए, ये सारी जो हाईलाइटेड लिस्ट है, इसमें जितने एड्रेस मिलेंगे आपको, ये यूपी बिहार के मैं आपको चेंज कर करके दिखा देता हूँ। जितने भी ये मार्क्ड है, ये अलग अलग स्टेट्स के हैं, जो अभी हाल ही के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हुआ। तो मुझे बताइए, इनके पास 15 साल का बोनाफाइड जो हरियाणा डोमिसाइल कैसे आ गया? ये क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए?
और जो बच्चे अभ्यर्थी मैं बता रहा हूं, जो मैंने डीएससी की बात करी, वो वंचित वर्ग के, बीएससी वंचित वर्ग के हैं। वो उनका क्या कसूर है? जो बैकवर्ड कास्ट के हैं, एससी एसटी के हैं, उनकी पोस्टें भी आप खाली छोड़ रहे हो। क्या वो पढ़े लिखे बच्चे, पीएचडी बच्चे, क्या वो ग्रुप सी, ग्रुप डी की, ये चपड़ासी की पोस्टों तक के लिए आप उनको काबिल समझते हैं? उन बच्चों का क्या कसूर है? जो जिनकी रिजर्व्ड कैटेगरी है, आप उनकी सीटें नहीं भर रहे हो, इतना बड़ा इशू है। मेरे पास पूरी लिस्ट है जहां आपने सिर्फ खाली छोड़ रखी है पोस्ट, और पर डिपार्टमेंट पर उसके अंदर मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अब आप बताइए, ये इनको आप एडीओ की 600 में से आपने सिर्फ 50 भरी, 550 खाली छोड़ दी। क्या ये कम भर्तियां थी? आपकी अभी तक की एचसीएस की 100 में से मतलब लगभग आप 60% भरी है आपने, ठीक है। पीजीटी म्यूजिक में 80 में से आपने सिर्फ 25 भरी, 55 खाली छोड़ दी। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की 805 में से 530 भरी, 275 खाली छोड़ दी। लेक्चरर की इलेक्ट्रिकल की 61 में से 40 भरी, 21 खाली छोड़ दी। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की 287 में से 192 भरी, 95 खाली छोड़ दी। लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की 44 में से 34 भरी, 10 खाली छोड़ दी। लेक्चरर इंस्ट्रूमेंटेशन की 17 में से 8 भरी, 9 खाली छोड़ दी। एचपीएससी के 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2424, उसमें से 3/4 तो आप लगभग खाली छोड़ चुके हैं। पीजीटी की भी आधी ज्यादा भर्ती आप खाली छोड़ चुके हैं। वैकेंसी भर ही नहीं रहे हैं। पुलिस के अंदर 25,000 के आसपास की वैकेंसी पड़ी है, विधानसभा में बताया था। 4 भर्तियां तो पिछले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री मान गए कि हमारी गलतियों की वजह से रद्द हो चुकी हैं। ऐसी कोई भर्ती नहीं है एचपीएससी की जो हाई कोर्ट में चैलेंज ना हो। एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो इनकी एडवर्टाइज की होगी और वो हाई कोर्ट में चैलेंज ना की हुई हो। कहीं ना कोई इसमें कमी है। सोशो इकोनॉमिक वाला तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए। उसके बाद आपको दोबारा से सारी की सारी भर्तियों का रिजल्ट रिवाइज करना पड़ा 2019 से सारी भर्तियों का सोशो इकोनॉमिक का रिजल्ट रिवाइज करके इनको करना पड़ा। अब आप बताइए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले भी हैं, जो धरने पे बैठे रहे हैं सेक्टर 5 के अंदर बड़े लंबे समय से, वो बच्चे किस वर्ग से हैं? डीएससी वर्ग से हैं, शोषित और वंचित वर्ग से हैं। आप देखिए, वो तो कहते हैं हम बैकवर्ड क्लास के, हमें बैकवर्ड क्लास वालों को भी नहीं। ठीक है, तो बंजेटा जी आप ये कह रहे हैं कि ये जो नीति है वो ठीक नहीं है और उसका खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं। ठीक है, सुदेश जी। जी सुदेश जी। आयु जी, भाजपा प्रवक्ता ने भी पीछे कहा कि नौकरियां खाली क्यों रह गई, क्योंकि पेपर क्वालिफाइड नहीं हुआ। चलिए हम भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, पेपर क्वालिफाइड नहीं हुआ। मैंने इस बात का ये जवाब दिया कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, जो प्रदेश के युवाओं ने बताया। ये हमारी एक आवाज है युवाओं की पार्टी की तरफ से। प्रियदर्शी जी ने बोला 400 में से 3 बच्चे पास हुए, 397 जो है वो क्वालिफाइड नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये है, मैं प्रदेश नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि भाजपा प्रवक्ता ने 99% युवाओं को नाकाबिलियत और नाकारा साबित कर दिया है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि 99% युवा जो है वो नाकारा और नाकाबिल है, जो पेपर क्वालिफाइड नहीं कर सकता। हम इस बात को कह रहे हैं कि आप अपने पेपर को चेक करवाइए, सिलेबस क्या आउट ऑफ था या नहीं था उसको चेक कराइए, स्क्रीनिंग कराइए, सिलेक्शन जो है उसको पारदर्शिता जगिए। इन्होंने कहा हमारी जो नौकरियां पारदर्शित है। क्या कोई भी सिलेक्शन, क्या कोई भी स्क्रीनिंग, कोई भी सिलेक्शन, कोई भी इंटरव्यू, क्या पारदर्शिता है? आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं पूछ भी रहा हूं और जनता को बता भी रहा हूं, एक भी मैंने जो पॉइंट रखा क्या वो पारदर्शिता है? डाटा सारा मिल जाएगा, गूगल में सब सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इन बातों का जवाब कहां से मिलेगा? भाजपा सरकार इन बातों का जवाब कहां से देगी कि 1% बच्चा क्वालिफाई कर रहा है पूरे देश में बहुत बड़ा एक चुनौती है। इन्होंने ये भी कहा और उसमें आपने भी एक सहमति दी कि गुण का होना किसी इंग्लिश बोलने से कोई महत्व नहीं रखता। मैं इस बात को एग्री करता हूं। मैं अपने फरीदाबाद के NIT 3 के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, चौटाला साहब की सरकार थी। चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे नहीं, आपने कहा मैं गुण को मानता हूं, मैं पढ़ा हूं सरकारी स्कूल में। आज पैनल में बैठे मुझे कोई भी एक साथी बता दे उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, क्या उन्होंने क्या वो व्यवस्था दे दी? क्या शिक्षा मंत्री ने वो व्यवस्था दे दी कि किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े ले? आज
मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ NIT 3 गवर्नमेंट स्कूल। नहीं, बिल्कुल सही बात है सुदेश जी। देखिए, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके आधार पे किसी को जज ना किया जाए, बस मेरी आपत्ति इस बात नहीं, पर। जज नहीं कर रहे आयुष जी, जज नहीं कर रहे। आप बिल्कुल अपने सिखाएं, दूर से इंग्लिश के साबित खिलाफ कीजिए, नहीं है, इंग्लिश क्या और भी लैंग्वेज सिखानी चाहिए बच्चों को। मैं कह रहा हूँ प्रदेश के अंदर वो व्यवस्था दीजिए सरकारी स्कूलों में कि सब लोग अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना छोड़कर, इतनी जो वहां माफिया चल रहा है, मैं तो स्कूल माफिया कहूंगा, स्कूल माफिया को छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ डाइवर्ट कीजिए, उस गुण से उस पॉलिसी को बनाने का काम तो कीजिए आप। ठीक है, अब किसी चलिए पहले सुदेश जी, अब आप किसी किसी बात के साथ चर्चा ही समाप्त करनी पड़ेगी, समय और इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि यूपीएससी को लेकर के विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं, और इसको लेकर के विपक्ष अब जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनको अपना समर्थन भी दे रहा है, लेकिन इसका समाधान और इससे उठ रहे जो सवाल हैं उसका जवाब सरकार किस तरीके से देखती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।